मैं देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में आकर अभिभूत हूँ, जहाँ लखीमपुर में किसानों को रोंदा जाए शान से, जहाँ मणिपुर में बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहाँ धन्ना सेठों के सर पर सत्ता की सरपरस्ती का ताज हो, जहाँ युवाओं पर गिराई जा रही बेरोजगारी की गाज हो, जहाँ बेटियों की हर ओर उठ रही लाज हो, वहाँ न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा न्याय हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब चाहिए। इन्हें एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना समूचे राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रसारित और प्रचारित करने की कोशिश की। उसका परिणाम भी हमको देखने को मिला। बेशक वो राजनीतिक संदर्भों में उसकी विवेचना नहीं कर सकते, मगर वो देश के प्रधानमंत्री जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को रेवड़ियां बताते थे, वे अब खुद भी गारंटियों के नाम से उसे प्रचारित करने लगे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का हमारा देश था, जिसकी बहुलता पर खतरा बन रहा था। कम से कम उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो स्वर आज आम जनमानस में प्रतिबिंबित होने लगे हैं और इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वातावरण निर्मित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें उसको कदम पीछे खींचने के लिए राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। एक दूसरा बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक 20 मार्च 66 दिनों तक हम 6700 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 15 राज्यों के 110 जिलों में वो यात्रा होगी, जो लगभग 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित किए गए। दलितों का दमन इस देश में। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसान भाइयों में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का NSSO ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन। आपको जानना चाहिए कि ये हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देता है। कहते ना, पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकारें ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी, उसका हम प्रिक्योरमेंट PDS के अलावा बंद करेंगे, अर्थात वो बोनस बंद करा। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं, धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक
पीएम आशा स्कीम लेकर आया, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरवीन करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी ताकि किसानों का उसका नुकसान ना हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टीमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रधानमंत्री उसका हश्र क्या है। 2020-21 से लेकर आज 23 तक 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर बजट के खर्च ही नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बात है। वो लोन की योजना थी जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की कहने का आशय ये है कि किसानों से जो वादा किया था उसके खिलाफ काम किया। और आपको चौंकाने वाला एक तथ्य और बताता हूं। इन्होंने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना किसानों को देंगे। पहली बात तो 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट खेती की लागत बढ़ा दी। 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से प्रधानमंत्री जी निकाल रहे और उस योजना में भी 2,30,00,000 किसानों का नाम काट दिया। सबसे अधिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के किसानों का। 59 लाख किसानों का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का। तिल कर तड़प कर किसानों को 1 साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे, काले कोड कानून, तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ वो कानून बनाए। दूसरा बड़ा विषय है इस हिंदुस्तान में, वो है महंगाई। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया कि किसान भाइयों ऑयल सीड्स को अच्छा पैदा करो ताकि हमको एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना। आपके कहने के बाद किसानों ने ऑयल सीड्स की पैदावार खूब बढ़ाई प्रधानमंत्री जी, लेकिन बताइए देश को वो कौन 2 धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल की कीमतों में आग लगे। प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है कि पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आपके किस धन्ना सेठ दोस्त ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद दाल की कीमतें 230 रुपए तक प्रति किलो पहुंच गई। क्या दाल का उत्पादन कम था? इस देश को दाल 24 मिलियन टन चाहिए, उतना उत्पादन करते हैं। 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, लेकिन दाल के दामों में आग लगी। आपने 2017 की मैं बात याद दिला, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक महिला ने उनके ट्वीट के नीचे पूछा, उसमें देखिएगा आप रिकॉर्ड पर आज भी उनका ट्वीट कि क्या योजना है ये। तो उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे वो सीधे हम ट्रांसलेट कर देंगे और नागरिकों की जेब में उसका लाभ पहुंचा देंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $20 पर बैरल तक पहुंच गए। तब भी तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम प्रधानमंत्री जी, डीजल और पेट्रोल क्यों 100 रुपए के पार हुए? इस डीजल के दाम का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा देश की जनता के साथ। तो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके देश के नागरिकों की जेब पर जा करते। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में थी, तब आज घटकर वो 38% पर चला गया। 20 से 24 साल के युवाओं 44% तक बेरोजगारी की दर अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में बताया। तो देश का युवा बेरोजगारी से, देश के पहलवानों को तिल कर तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आपने घसीट कर मारा, जो गोल्ड मेडल आपके हिंदुस्तान के लिए जीत कर लेकर आए थे प्रधानमंत्री। ये देश पूछना चाहता है आपसे, इस देश के साथ एक अन्याय हो, वो अन्याय ये हुआ है
कि आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ गई कि देश के 1% लोगों के पास देश के 40% तक संसाधन पहुंचे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 100 लोगों ने इस कोविड की क्राइसिस के दौरान 54 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया है। इसका अर्थ जानते हैं, 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का जो बजट है उतना पैसा 100 लोगों के पास पहुंचा है और अंतिम 50% के पास उन संसाधनों का सिर्फ 3% पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया, 84% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन आपके धन्ना से 12 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं प्रधानमंत्री जी और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है। संसाधनों की लूट का आलम यह है कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान से आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भाग गए। हमारे मेहुल भाई, विजय माल्या, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि विजय माल्या का लुकआउट का नोटिस सीबीआई ने रिवोक किया और ये कहकर किया कि गलती से हमसे वो नोटिस जारी हो गया, अर्थात जहां एयरपोर्ट पर दिखे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये नोटिस जारी करके रिवोक किया। उसके बाद वो आदमी 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। एक राजनीतिक प्रतिशोध की आग भारतीय जनता पार्टी उस आग में और जल रही है। जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो इस प्रजातंत्र पर प्रहार है। ईडी सीबीआई के माध्यम से जो आप खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो पूरा देश देख रहा है। आपने महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जो खेल खेला, ये देश पूछना चाहता है। आप ही के मंत्री थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ जुलाई 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बुकलेट जारी कि लुई बर्जर के केस में अमेरिका की कंपनी के भीषणतम भ्रष्टाचार में आदमी डूबा हुआ है। अगस्त महीने में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, आज असम का मुख्यमंत्री है। भाग मुकुल भाग, वेस्ट बंगाल गए तो कहा कि सीबीआई आ रही है, मुकुल राय भाग, उस मुकुल राय को शामिल कर दिया। शुभेंदु अधिकारी को अपने यहाँ शामिल कर दिया। इससे शर्मनाक बात अधिक ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ इकबाल मिर्ची, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, जिसकी 4-4 और ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हमने 4 मंजिला इसकी जब्त कर ली। आज वो कहां है? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साझी सरकार चलाकर सारे पाप धुल जाते। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप उन्होंने लगाया। जो अजीत दादा पवार पर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 17 2021 को ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसने कहा कि अजीत पवार एक बैंक के स्कैम में 826 करोड़ रुपए के सुनेत्रा पवार, अजीत पवार शामिल है। उस प्रेस रिलीज के बाद ये परिस्थितियां बनने लगी कि अजीत दादा पवार की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ी और वो इस कदर बढ़ी कि उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर सारे पाप धोलिए। कैसे पाप धोलिए जानते हैं आप? क्योंकि अभी जो चार्जशीट फाइल की है ईडी ने, उसमें उनका नाम नहीं है, उनकी वाइफ का भी नाम नहीं है, कंपनी का नाम है लेकिन उन दोनों का नाम उसमें से हटा दिया गया। हसन मुनशरिफ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि उसके दोनों बेटों के खाते में 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज मुख्यमंत्री बना है। एक के बाद एक सिलसिलेवार अगर आप देखेंगे तो प्रताप सरनाईक हो, यामिनी यादव हो, यशवंत यादव हो, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। अभी जो प्रतिपक्षी दल के लोगों को कह रहे हैं कि 4-4 ईडी के नोटिस आ गए, ये जवाब नहीं देते,